पे। पहला जो क्वेश्चन है जो कई बार आया है, हरियाणा से क्वेश्चन आया है कि पेट्रोल पंप जो है वो अर्बन एरिया में है, म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है, क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। वो नेशनल हाईवे रोड तो है ही, तो क्या नेशनल हाईवे के रूल एप्लीकेबल हैं कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल होंगे। अगर वो नेशनल हाईवे है, PWD-NH डिवीज़न के पास है, वो रूल तो एप्लीकेबल होंगे ही। जो 26 जून 2020 की गाइडलाइन है वो एप्लीकेबल होगी, प्लस आपकी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके नॉर्म्स भी एप्लीकेबल होंगे। अगर वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई बायलाज हैं वो एप्लीकेबल होंगे, या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत वो एरिया आता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल एप्लीकेबल होंगे, और साथ साथ अगर कोई और भी प्रिवेलिंग रूल है वो भी एप्लीकेबल होगा। और जैसे मास्टर प्लान का कोई रूल है या चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोई रूल है वो भी एप्लीकेबल होगा, या कोई लैंड यूज़ का अगर रूल है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। लैंड यूज़ शुड ऑल्सो बी कन्फर्मिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट। तो जो एक रिटेल आउटलेट होता है उसमें बहुत सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, और उन सभी नॉर्म्स को पूरा करना होता है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस NOC की जो एक वीडियो बनाई थी कि आपको कई डिपार्टमेंट्स की NOC लेनी होती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं NOCs को कंपाइल करके आपको फाइनल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC देता है पेट्रोलियम रूल के अंतर्गत, जो कि आपके लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट होती है फॉर कीपिंग स्टोर ऑफ द दिस इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जिसे हम एक्सप्लोजिव बोलते हैं, एंड फॉर सेल ऑफ दैट। तो हमें लगता है एक क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो बार बार कई बार पहले भी आया है, कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट जो होता है वो कितने चार्जेस लेता है सर्वे करने के, ड्राइंग्स बनाने के, प्रपोजल बनाने के और फाइल को अपलोड करने के। नॉर्मली दोस्तों जो मेरा फीडबैक है, जो मेरी नॉलेज है, ये चार्जेस वेरी करते हैं 30,000 से लेके 50,000 तक ऑन एन एवरेज। किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल करके बताया कि कोई कंसल्टेंट है वो इस क्लेमिंग की इम्पेनल्ड है मिनिस्ट्री में और वो उनसे 1 लाख रुपए मांग रहा है। तो मेरा कहना है कि चार्जेस बहुत हाई हैं और आप थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचिए। मैंने पहले ही बताया है कि इम्पेनलमेंट का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। जो भी इस फील्ड की नॉलेज रखता है, आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट, उसको आप हायर कर सकते हैं, जिसको IRC कोड की नॉलेज है, इस गाइडलाइन की नॉलेज है, आपको कैसे मोस्ट इफ़िशिएंट इकोनॉमिकल वे में आपको एक्सेस देनी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। ये उसकी विजडम पे है, उसके एक्सपीरियंस पे है, और साइट्स पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने एक पहले वीडियो बनाई है हाउ टू डिसाइड आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट, उसको आप देख सकते हैं। तो फीस जो है दोस्तों कंक्लूसिवली 30,000 से 50,000 तक हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा है तो मुझे लगता है ज़्यादा है, और आप अपने कंसल्टेंट को हायर करिए विद इन दैट। वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको सपोर्ट दे जब क्वेरीज हो। हाँ, जो उसके चार्जेस हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू है तो प्लीज़ उसको पे करिए एंड ट्राई टू टेक बेस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड सपोर्ट फ्रॉम हिम। और जो तीसरा क्वेरी आई है वो क्वेरी ये आई है कि क्या पेट्रोल पंप्स लगाने के लिए अगर साइज़ में थोड़ा सा कम है 1-2 मीटर तो क्या हम लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, 26 जून की गाइडलाइन जो है 2020 की, उसमें रिलैक्सेशन के प्रावधान बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी वायलेशन है और आप रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है कंप्लायंस करनी होगी विद द प्रोविज़न ऑफ समथिंग। अगर साइज़ कम है तो उसमें कंप्लायंस की गुंजाइश नहीं है। इंटरसेक्शन है तो आप सर्विस रोड पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई और अगर क्लस्टरिंग का केस है तो आप सर्विस रोड प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ROW यहाँ पे परमिट करती है तो। बट अगर साइज़ ही प्लॉट का कम है, ROW के बाद डेप्थ कम है, फ्रंटेज कम है, तो नॉन कंप्लायंस है और आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो है आपको एडिशनल लैंड परचेज़ करनी चाहिए, बिकॉज इसका कोई और वे आउट नहीं है। सो ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। नाउ नो रिलैक्सेशन इज़ अलाउड। आप इसका बहुत ध्यान रखिए। और जो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी वो आई है जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि NOC 2 साल से ऊपर अगर आपने बियॉन्ड 2 years इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक द फाइनल NOC आर कंप्लीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइसेंस डीड आपकी साइन नहीं हो पाई है तो मिनिस्ट्री ने जो NOC कैंसिल कर दी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी बिकॉज 2020 की गाइडलाइन में प्रावधान ही नहीं है कि 2 साल के ऊपर जो है आपको कोई उसमें रिलैक्सेशन का क्लास हो। वो रिलैक्सेशन की कैटेगरी में जा करके उसको जो है वेबसाइट पे अपलोड कर देते थे 2013 की गाइडलाइन में, क्योंकि वो प्रावधान नहीं है। मिनिस्ट्री को क्लियरिटी नहीं है, RO को क्लियरिटी नहीं है, तो दे आर टेकिंग दिस स्टेप। पर मेरे हिसाब से गलत है। जो 2020 26 जून के पहले के केस हैं उनको करना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई उसका प्रावधान निकलना चाहिए। और ये बात मैंने अपने स्तर से
कम्युनिकेट की है आर को कि प्लीज़ इसको कंसीडर करें, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज ये होना चाहिए। पुराने केसेस में जो नहीं हो पाया उन्हें करना चाहिए, नए केसेस में तो बैंक गारंटी का प्रावधान है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है मिनिस्ट्री या NHAI, आपको विदिन 2 ईयर्स पूरा करना है, नहीं होगा तो आपकी BG फॉरफिट हो सकती है और आपको नए प्रोसीजर से जो उसमें NOC लेनी पड़ेगी। बहुत क्लियर प्रावधान है। और एक क्वेश्चन जो बार बार दोस्तों आता है वो ये है कि हम अपने प्लॉट को या प्लॉट की बाउंड्री को सेंट्रल लाइन से कितना दूर रखें। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें IRC 76 एक कोड है जो बात करता है राइट ऑफ वे की, बात करता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की, रूरल एरिया में पेट्रोल पंप्स की बात करता है। तो वहाँ पर जो है इसमें पूरे राइट ऑफ वे के पोजीशंस दिए हुए हैं। बट नॉर्मल केस में राइट ऑफ वे जो होता है नेशनल हाईवे पे वो 60 मीटर होता है, 30 मीटर दिस वे एंड 30 मीटर दैट वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। और ये एक नॉर्मल 30 मीटर होता है, बट इट में वेरी वहाँ पर कितना राइट ऑफ वे NH के पास है। NH के राइट ऑफ वे के पीछे आप कितनी अपनी प्लॉट बाउंड्री लेके जाना चाहते हैं, आप उतना ही पीछे जा सकते हैं कि आपके जो टर्निंग और नॉन टर्निंग रेडियस हैं वो इंटरसेक्ट ना करें, इंटरफियर ना करें। इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि रूरल एरिया में जहाँ हम जाते हैं, जहाँ ADA लेन होते हैं, वहाँ पर हमारे डीएक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन लेन की जो टर्निंग रेडियस होती हैं वो अगर हमारे राइट ऑफ वे के बियॉन्ड चली जाती हैं, राइट ऑफ वे के दूसरे की प्रॉपर्टी में चली जाती हैं, तो वहाँ में अंडरटेकिंग देना पड़ता है, जिसका कि चेक लिस्ट में प्रावधान है। आप उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। उसमें एरिया ऑफ एक्विजिशंस कितना आप करेंगे उसकी भी बात करती है गाइडलाइन। तो राइट ऑफ वे जो है वो चैनेज टू चैनेज वेरी करता है, स्ट्रेच टू स्ट्रेच वेरी करता है, अर्बन और रूरल एरियाज़ में वेरी करता है। सिमिलरली बिल्डिंग लाइन, आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो IRC कोड को देख लीजिए, या जो मेरी पुरानी वीडियो है उसको देख लीजिए। बट मेरी यही राय है कि जब जिस चैलेंज पे आप पेट्रोल पंप प्रपोज कर रहे हो, जो कंसर्न अथॉरिटी हो, नोडल एजेंसी हो, चाहे वो NHAI है, PIU या वो PWD-NH डिवीज़न है, तो वहाँ जाके वहाँ पर राइट ऑफ वे का पता कर लीजिए। उसके बाद ही जो है अपने RO को डिसाइड करिए कि कैसे करना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि वो ROW ही ना हो और आपको एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन के लिए, टर्निंग रेडियस के लिए जगह ही ना मिले, तो आपका प्रपोजल जो है वो वायबल ना हो। तो इसका बहुत ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन जो दोस्तों बार बार और आता है, जिसको हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है, कि क्या हमें अर्बन एरिया में एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन बनाने ज़रूरी हैं। किसी ने ये बोला है कि NHAI उनको NOC नहीं दे रही, वो इंसिस्ट कर रही है कि अर्बन एरिया में बनाइए। दोस्तों मेरे हिसाब से गलत है। नेशनल हाईवे की जो गाइडलाइन है, जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, जो IRC कोड है, बहुत क्लियर है। एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन जहाँ पे राइट ऑफ वे नहीं है वहाँ नहीं बन सकते। अर्बन एरिया में जो है नेबर्स बनाने नहीं देते, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बनाए जाएं। तो जहाँ पे बहुत इंसिस्ट किया जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी फिजिबिलिटी है या लोकल PIU अगर वहाँ पे रिकमेंड करती है, तब तो बनाने चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है RO को इसके लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज साइट स्पेसिफिक जो बात है वो तो हमें RO ही जो है, जो कंसर्न PD है, जो प्रपोजिंग अथॉरिटी है, वही रिकमेंड करेगा। एक दोस्तों किसी ने बहुत ही रिलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अभी भी जो PWD-NH डिवीज़न के थ्रू फाइलें जा रही नेशनल हाईवे पे, वो फाइलें जो हैं बेसिकली अभी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो है SE के पास जाती हैं, SE से चीफ के पास जाती हैं, देन चीफ से MORTH के पास जाती हैं, RO के पास जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है। गाइडलाइन में इसका प्रावधान नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है प्रपोजिंग अथॉरिटी है, RO जो है वह अप्रूविंग अथॉरिटी है। बहुत क्लियर है गाइडलाइन में, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा, एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाना पड़ रहा है। जिससे रिलेवेंट दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया है कि NH के NOC में बहुत पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। तो दोस्तों इसका कोई अभी तक तो क्योर नहीं है, जब तक ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का इंटेंट है। हो सकता है प्रॉब्लम बनी रहे। बट कहाँ कहाँ मिनिस्ट्री अपनी ही गाइडलाइन का NHAI कहाँ पे वायलेशन कर रही है, वो एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है मैं जल्दी इसको कवर करूँगा कि अपने ही रूल को कैसे वायलेट किया जा रहा है, या उसको जो है उसको एक समझने में प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ पे जो है कई सारे मेरे सब्सक्राइबर को या कई सारे जो एप्लीकेंट हैं, LOI होल्डर हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, इनपुट आपकी तरफ से आ रहे हैं। क्वेश्चन जो किसी ने पूछा है मेरठ से कि वो कोई मोटल होटल बनाना चाह रहे हैं हाईवे पे, और उनके कोई नियर बाई जो है बस बे आ गई है, तो NHAI उनको परमिशन नहीं दे रही। उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है कि लॉट ऑफ हैरेसमेंट इज़ बीइंग डन बाय NHAI अंडर प्रिटेक्स ऑफ दैट बस ले बाई जो बनाने की बात हो रही है। तो मुझे दोस्तों इसमें कहना है कि गाइडलाइन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि NHAI
एक बस स्टॉप के या बस ले बाई की वजह से जो है आपके होटल मोटल को परमिशन ना दे। आप ट्रैफिक सेफ्टी के नॉर्म्स को देख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड एज द ट्रैफिक इंटरसेक्शंस। अगर ट्रीट भी होता है तो इस जो 2020 की जो 26 जून की गाइडलाइन है, इसमें प्रावधान है कि आप सर्विस रोड पे जा सकते हैं या किसी और तरीके से जो है आप बेस्ट इकोनॉमिकल एफिशिएंट तरीके में जो है आप ट्रैफिक के मूवमेंट की सेफ्टी या बस के मूवमेंट की सेफ्टी या जो ट्रैवलर्स हैं बस के, उसको आप एश्योर कर सकते हैं विद द प्रोविज़न ऑफ सेम इनकॉर्पोरेटिंग द सेम इन योर ड्राइंग एंड डिज़ाइन इन ओवरऑल द प्रपोजल्स। तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको NHAI हैरेस करे या NOC ना दे। और जैसे मैंने कहा किसी अर्बन एरिया के केस में लॉट ऑफ इंसिस्टेंस इज़ बीइंग डन बाय NHAI और RO ऑफिस में कहा जा रहा है कि आप EDA लेन बनाइए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइबल है। सिमिलरली टू दिस कि आप बस ले बाई की वजह से मत दीजिए। आप कुछ उसमें अगर लग रहा है कि कहीं ट्रैफिक्स में कुछ हैज़ार्ड्स हैं तो आप उसमें जो है सेफ्टी प्रोविज़न्स को देखते हुए आप चाहे सर्विस रोड का प्रोविज़न कर दीजिए या कुछ आप कुछ और प्रावधान करके उसको जो है आप यू कैन गिव द परमिशन। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने उनसे ड्राइंग्स मंगाई हैं और उनसे डिटेल्स मंगाए हैं। उम्मीद है जैसे आ जाएंगे उसका कुछ ना कुछ सलूशन मैं उनको दे पाऊँगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो क्लियरिटी मांगते हैं कुछ लोगों ने पूछा है और बहुत इसमें प्रॉब्लम्स हैं जहां मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे ग्रेड सेपरेटर और फ्लाईओवर इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की भी क्लियरिटी नहीं है। बिकॉज जो NHAI की गाइडलाइन है उसमें 200 मीटर एंड 300 मीटर का जो स्टार्ट पॉइंट है ग्रेड सेपरेटर का या जो फ्लाईओवर का है उनकी बात करती है। तो मुझे लगता है यहाँ क्लियरिटी की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से जो है केस को नॉन कंप्लायंस बनाने का प्रयास ना किया जाए। अगर उसमें कंप्लायंस है तो उसको नॉन कंप्लायंस क्यों बनाया जाए। 200-300 मीटर का जो डिफरेंस होता है वो सफिशिएंट होता है, एक वीवी लेंथ मिलती है प्रॉपरली। तो ऐसी छोटी मोटी क्वेरीज़ जो हैं बहुत आपके एंड पे आती हैं। आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं और उनको उनके इनपुट सोचने में कभी कभी मुझे भी सोचना पड़ता है, कुछ एक्सप्लोर करना पड़ता है और मेरी भी नॉलेज अपडेट होती है। तो मैंने पहले भी कहा था इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग अपने इनपुट्स देते रहिए, मैं भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहूं और मैं देखता रहूं किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली रिजॉल्व किया जा सकता है। और अगर हमारी कोशिश है, अगर आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती तो हमारा पूरा पर्पस जो है डिफीट हो जाता है। आपका जो माइंड है वो इसमें एक्टिवेट हो जाना चाहिए और आप उस जो प्रॉब्लम्स आपकी साइट पे स्पेसिफिक है उसका आप हल निकालें। एक क्वेरी और दोस्तों मेरे पास आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने NHAI क्लैरिफिकेशन पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि NHAI ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, उसके बावजूद भी जो है उनको जो है कंपनी जो है इंडियन ऑयल LOI नहीं दे रही। तो मैंने उनसे जब मंगाया कि क्वेरी क्या थी तो उसमें क्वेरीज़ के 2 पॉइंट थे, एक रोड इंटरसेक्शन का पॉइंट था और एक दूसरे RO का जो है डिस्टेंस का पॉइंट था। और NHAI ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने दिया कि आप अपनी 4 कॉपीज़ में 3 कॉपीज़ में जो है फला गाइडलाइन के अंतर्गत अपना प्रपोजल सबमिट कर दीजिए। तो उस 3 क्वेरीज़ थी उनको टच ही नहीं किया। तो NHAI की उन जो लेटर NHAI का रिप्लाई में मिला था उन क्लैरिफिकेशंस के IOCL ने जो है उस पर अपने LOI देने से मना कर दिया। ऑब्वियसली मना करेंगे ही, बिकॉज जो क्वेरी रेस की गई है कोशिश होनी चाहिए कि उसका स्पेसिफिक रिप्लाई हो या उससे एक रिलेशन डेवलप हो उस क्वेरी का जो एक NHAI ने लेटर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ आपके एंड पे आती हैं और कोशिश पूरी होती है कुछ वीडियो बनाते रहें जिससे कि कंपाइलेशन में कुछ ऐसी वीडियोस बन जाएं कि हर क्वेरी का एक रेडीमेड सोल्यूशन हो या एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। क्योंकि साइट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ बैठ के वीडियो के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकता, बट कोशिश इतनी होती है कि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कशंस करने के पोजीशन पे आ जाएं, NHAI में आप डिस्कशन करने की पोजीशन पे आ जाएं। और कुछ तो यहाँ इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, कुछ हमने लोगों के जो इनपुट्स हैं उनको कवर किया है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। दोस्तों प्रॉब्लम सबकी एक ही जैसी हैं, बिकॉज सब जगह साइट्स पे वही इश्यूज़ आते हैं घूम फिर के। इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चंस एंड आंसर की वीडियोस को बनाता हूं, जिससे कि अगर किसी को इस वीडियो को देख के हो सकता है कि उसके भी क्वेश्चंस का आंसर इसी में मिल जाए।